सबसे बड़ा खतरा है कि इस चलते बीमारियों के जाल में फंसती चली जा रही है, जो हमारे देश की इकोनॉमी को भी प्रभावित करता है, लेबर फोर्स को भी प्रभावित करता है और अस्पतालों की भीड़ भी बढ़ती है। इसलिए सबसे जरूरी जो चीज़ है आपका एक्सरसाइज और दूसरा खान पीन। मैं ये मानता हूँ कि खान पीन अब आमतौर पर लोगों का पहले की तुलना में अच्छा है, लेकिन कुछ आदतें खराब हुई हैं। जंग का ये सकता है। अगर आप बीमारी नहीं हुआ है, मान लीजिए हम 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, लेकिन काम कुर्सी पे बैठ कर करते हैं या स्टडी करते हैं और शिकायत ही हो रहा है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? कौन से हम खाना खाएं, दूध लें तो कितना लें, कितना देर हमको धूप में रहना चाहिए, या फिर हमको कितना टहलना चाहिए, ये चीज़ आप डर खेलने बाहर चले जाते थे। इस वजह से उनका मसल टोन अच्छा रहता था, उनके बैठने की विधि अच्छी होती थी, प्रॉपर पोस्चर मेंटेन किया करते थे। इस वजह से उन्हें पेन नहीं होता था। पेन मुख्यतः डिस्क प्रोलैप्स के चलते होता है। रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक गद्दा होता है जिसको डिस्क बोलते हैं जी, वो पीछे घसक के कर पैर में आने वाली नसों पे दबाव बनाने लगता है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। पहले लोग 50 साल के बाद स्पाइनल पेन से की शिकायत होती थी और पेन से परेशान होते थे। घुटनों में दर्द भी 50 के उम्र के बाद ही होता था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि 25 साल, 30 साल, 35 साल के युवा भी स्पाइनल पेन की शिकायत उनमें हो रही है, वो परेशान हो रहे हैं और घुटनों में भी दर्द हो रहा है। नौजवानों में ये जो शिकायत है, ये बीमारी जो है, अब वो आम हो चुका है। तो इस संबंध में आज हम आपको एक बड़े ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सर्जन डॉक्टर उमेश सर से आपको बात कराते हैं। ये घुटना और स्पाइनल ये दोनों के एक्सपर्ट हैं और घुटना भी बदलते हैं, स्पाइनल के भी ऑपरेशन करते हैं। ये कैसे बीमारी होती है और फिर ये कैसे ठीक हो सकता है या इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करते हैं। जैसा कि आपने दो समस्याओं का जिक्र किया, स्पाइन की समस्या और घुटने की समस्या। स्पाइन की समस्या में जो आप कह रहे हैं कि युवकों को ये परेशानी ज़्यादा होने लगी है, इसका सबसे बड़ा कारण मैं खान पान और उनकी आदतों में हुआ परिवर्तन के तौर पर देखता हूँ। जैसे पहले लोग हर स्कूल में एक प्लेग्राउंड हुआ करता था, घर पर भी बच्चे जाते थे तो खेलने बाहर चले जाते थे। इस वजह से उनका मसल टोन अच्छा रहता था, उनके बैठने की विधि अच्छी होती थी, प्रॉपर पोस्चर मेंटेन किया करते थे। इस वजह से उन्हें पेन नहीं होता था। पेन मुख्यतः डिस्क प्रोलैप्स के चलते होता है। रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक गद्दा होता है जिसको डिस्क बोलते हैं जी, वो पीछे घसक के कर पैर में आने वाली नसों पे दबाव बनाने लगता है, जिस वजह से पैर कमर से लेके पैर तक चलिए, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में साइटिका भी बोलते हैं। तो ये मुख्यतः होता है अगर आपके स्पाइनल मसल्स का टोन अच्छा नहीं है तो डिस्क पीछे प्रोलैप्स करके नस को दबा सकता है। और ये टोन अच्छा नहीं है इसलिए हम लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी करना बंद कर दिया है। या तो घर में सोफे पे बैठे रहते हैं, या कार में गाड़ी पे बैठे रहते हैं, या ऑफिस में चेयर पे बैठे रहते हैं। कभी भी हम लोग फिजिकल एक्टिविटी, बैक मसल का एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्ट्रेंथनिंग नहीं करते हैं। इस वजह से युवाओं में ये प्रवृत्ति होती जा रही है। पहले ये बीमारी किस उम्र के लोगों में? पहले मुख्यतः जब हमारे मसल का टोन घटता था 45, 50, 55 के बाद तब ये होता था, बट अब मसल का टोन 20, 25 के बाद ही घटा हुआ है, इसलिए ऐसे मरीज आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। बहुत बच्चे आते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें कमर में दर्द रहता है, तो उनमें मैंने दो चीज़ें मुख्यतः देखी। एक तो उनका पोस्चर खराब है, दूसरा उनका ये विटामिन डी का लेवल कम है। विटामिन डी का लेवल भी इसलिए कम होता है कि हम लोग धूप में नहीं जाते। धूप से हमारा चमड़ा विटामिन डी बनाता है, उससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है और हमारी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। आजकल कोई बच्चा धूप में नहीं जाता, स्कूल में एसी, घर में एसी, गाड़ी में एसी। तो इस वजह से हम लोग के इलाके में या कहीं पूरे इंडिया में, पैन इंडिया, हर आदमी विटामिन डी की डिफिशियंसी से ग्रसित हो रहा है और उस वजह से हड्डियों में दर्द रहने लगी है, घुटना जल्दी घिसने लगा है, कमर में दर्द रहने लगा है। इसलिए दो बातें बहुत अगर ये बीमारी किसी भी हो गया तो वो क्या करे, कैसे उसको ठीक करे? उसका इलाज ऑपरेशन है या एक्सरसाइज करके भी ठीक किया जा सकता है, खाना से भी ठीक किया जा सकता है? नहीं, 95% केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मसल टोन को इम्प्रूव करके, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करके, व्यायाम को दैनिक जीवनचर्या में शामिल करके हम इन
बीमारियों को दूर कर सकते हैं, इस दर्द से राहत पा सकते हैं। घुटने का जहाँ दर्द का सवाल है, कुछ प्रॉपर एक्सरसाइजेज हैं घुटने के लिए, उन्हें करना चाहिए। विटामिन डी और कैल्शियम का लेवल ठीक रखना चाहिए। प्रतिदिन सुबह में थोड़ा फास्ट चलने या दौड़ने की आदत बनानी चाहिए। ये सब चीज़ों से हम दूर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें दवा या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। जी जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि ये बीमारी जो है से बचा कैसे जा सकता है? अगर आप बीमारी नहीं हुआ है, मान लीजिए हम 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, लेकिन काम कुर्सी पे बैठ के करते हैं या स्टडी करते हैं और शिकायत ही हो रहा है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? कौन से हम खाना खाएं? दूध लें तो कितना लें? कितना देर हमको धूप में रहना चाहिए, या फिर हमको कितना टहलना चाहिए? ये चीज़ आप दर्शकों को सरल तरीके से बताएं। हाँ, मैंने ये कहा विपुल जी कि अपनी आदतों को और हमारे जीने के जो तौर तरीके हैं, जो नए तौर तरीके हम लोगों ने एडॉप्ट कर लिए हुए हैं, उन्हें बदलना होगा इन परेशानियों से बचने के लिए। सबसे पहली बात कि व्यायाम को अपने जीवनचर्या में शामिल करनी होगी आपको। कितना देर? कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिसमें 15 से 20 मिनट वॉकिंग, 10 मिनट स्ट्रेचिंग, 5 से 10 मिनट योगा प्राणायाम, सांस की एक्सरसाइज। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल मेरा ये दावा है कि आप 50 की उम्र तक आपको ये बीमारियां परेशान बिल्कुल नहीं करेंगी। 50 की उम्र तक बिल्कुल नहीं परेशान करेंगी। हम लोग इन्हें भूल जाते हैं। एक्चुअली अपने देश में क्या है कि हम बीमारी के आने के बाद इलाज शुरू करते हैं, बीमारी से बचने का कोई प्रयास नहीं करते। प्रिवेंटिव मेडिसिन का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ, क्यूरेटिव मेडिसिन का है। बीमारी हो गया तो चलो इलाज करा लेते हैं। बीमारी पहले नहीं, बीमारी न हो इसके लिए हम कोई प्रयास नहीं करते। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी युवा आबादी सबसे बड़ा खतरा है कि इस चलते बीमारियों के जाल में फंसती चली जा रही है, जो हमारे देश की इकोनॉमी को भी प्रभावित करता है, लेबर फोर्स को भी प्रभावित करता है और अस्पतालों की भीड़ भी बढ़ती है। इसलिए सबसे जरूरी जो चीज़ है आपका एक्सरसाइज और दूसरा खान पीन। मैं ये मानता हूँ कि खान पीन अब आमतौर पर लोगों का पहले की तुलना में अच्छा है, लेकिन कुछ आदतें खराब हुई हैं जंक फूड खाने की। जंक फूड से दूर रहना है। कम से कम 250 ml दूध का इस्तेमाल डेली करना है। कम से कम 250 ग्राम दूध जरूर, एक एडल्ट को 250 ml दूध जरूर लेना है। और खाने में हरी सब्जियां, फल इत्यादि का ज़्यादा सेवन करना है। एक्सरसाइजेज करनी है। निश्चित तरीके से हम लोग डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कि जिसको लीवर फैटी है जो, और उसको डॉक्टर बोल रहा है कि हमको दूध नहीं लेना है, आपको दूध नहीं लेना, और उनको अब दर्द की भी शिकायत है, तो वो क्या करें? हाँ, फैटी लीवर मुख्यतः होता ही है इसलिए कि हमारे लीवर के सेल्स में फैट्स जमा हो जाते हैं। फैट्स को कम करने के लिए आपको ही एक्सरसाइज करना पड़ेगा। चूँकि दूध में छाली होती है, फैट होता है, इसलिए डॉक्टर मना करते हैं। एक सरल तरीका यह है कि दूध को गर्म करके छाली आप निकाल लें, आप एक गिलास पी सकते। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए किसी को जैसे दिल्ली बच्चा पढ़ता है और या मुंबई में बच्चा पढ़ता है और वहाँ उसको अच्छा दूध अवेलेबल नहीं है, तो वो विटामिन डी या विटामिन B12 या तमाम जो उसको चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, वो क्या दवा से ले सकता है क्या? विटामिन डी के कुछ आप ऐसा बताएं कि साल में इतना दिन आपको विटामिन डी खा लेना चाहिए अगर आप दूध नहीं खाते हैं तो, या इतना दिन आपको आपको दवा कैल्शियम खा लेना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? विटामिन डी की डिफिशियंसी कि पहले हम जांच कराते हैं कितना डिफिशिएंट है। इस बात पर उसका डोज डिपेंड करता है। यूजुअली जो लोग आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं वो लोग विटामिन डी डिफिशिएंट होते हैं। उनको मेरा ये सलाह है कि साल में कम से कम हर सप्ताह एक विटामिन डी की गोली 2 महीने ले लें, 8 ले लें, 1.5 से 2 महीने कैल्शियम ले लें, और बाकी अपने खाने की चीज़ों में फल, हरी सब्जियाँ, अंडा और मछली मुख्यतः शामिल। तमाम जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही जानकारी, आपके हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी एक नए डॉक्टर, एक नए शख्सियत के साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।